हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईजी क्लासेस। दिस इज़ अफर। आज हम अपने इंग्लिश मॉड्यूल का लेक्चर नंबर 6 आपके सामने प्रेजेंट करेंगे एंड इन दिस पार्टिकुलर लेक्चर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को यहाँ पे ख़त्म करने वाले हैं। क्लियर? और इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को ख़त्म करने के साथ हमारा जो लेक्चर नंबर 7 है, दिस doesn't cover only the that's your conjunction but interjection also. क्लियर? तो दो टॉपिक को मैंने यहाँ पे मर्ज करके आपके सामने लाया है क्योंकि दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो इसलिए हमने कहा चलो एटलीस्ट दोनों टॉपिकों में एक ही लेक्चर में कवर करा जाए। क्लियर? उससे क्या होगा दैट आपका लेक्चर भी लंबा नहीं होगा और एज वेल एज आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो भी कवर हो जाएंगे। चलिए, तो आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे आपके कंजंक्शन के बारे में। काफ़ी स्टूडेंट्स को कंजंक्शन के स्पेलिंग में बड़ा एरर बनता है। कुछ लोग JUCTION लिखते हैं, इनको मिस करते हैं, बट ऐसा गलत है, ये मिसेबल, इसको मिस नहीं करा जाता है। क्लियर? चलिए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि एक्चुअल में इंट्रोडक्शन करते हैं कि ये कंजंक्शन होता क्या है। क्लियर? आप सो कंजंक्शन भी पढ़ सकते हो, इट इज़ अप टू योर ओन प्रोनाउंसिएशन, कोई मसला नहीं है। तो कंजंक्शन क्या होता है, यानी ऐसा वर्ड, जैसे मान लेते हैं एक ये फ्रेज है और एक ये फ्रेज है, या ये एक ये सेंटेंस है और एक ये सेंटेंस है। इस सेंटेंस को इस सेंटेंस के साथ जोड़ने वाला जो है दैट इज योर कंजंक्शन। क्लियर? अच्छा, अब अगर ये कंजंक्शन अगर ये अपने आप में एक पूरा इंडिपेंडेंट है और ये सेंटेंस भी इंडिपेंडेंट है, यानी ये इसके बिना खुद स्टैंड कर सकता है, जैसे हो गया आई गो टू स्कूल, आई राइट अ लेटर। ओके, तो ये दोनों आपस में बिल्कुल एक इनका कोई इश्यू नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन फिर भी ऐसा वर्ड जो इन दोनों को कनेक्ट करे वो हमारा होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्लियर? तो हम ऐसे करते करते छोटे छोटे जो भी कंसेप्ट हैं इनको डिटेल में आगे एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। तो ज़रूरी क्यों है कनेक्ट करना, तो ताकि ये ना हेल्प करे। क्या हेल्प करे? ताकि जो भी सेंटेंस का फ्लो है उसको मेंटेन रखे, हो दोनों सेंटेंस में, यानी जो इस तरफ से आ रहा था और जो इस तरफ से आ रहा था, इनमें एक रिलेशनशिप शो करे। ओके, जैसे अगर हम बोलें फॉर, अगर हम बोलें बिकॉज, अगर हम बोलें सो दैट, तो ये चीज़ें क्या है, तो ये चीज़ें एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ मिलाने में उनकी हेल्प करती हैं और एज वेल एज उन सेंटेंस को उनका जो रिलेशनशिप है उसको मेंटेन रखती हैं। क्लियर? चलिए, तो टाइप्स ऑफ कंजंक्शन में सबसे मेन टाइप आते हैं आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सेकंड इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड द थर्ड वन इज कोरिलेटिव कंजंक्शन। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग किसको स्टडी करेंगे? सबसे पहले हम लोग स्टडी करने वाले हैं आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को। अभी मैंने आपको कहा अगर एक सेंटेंस है वो है पूरे का पूरा इंडिपेंडेंट। क्लियर? एक सेंटेंस हो रहा है वो भी है पूरा इंडिपेंडेंट, अगर इनको फिर भी इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ इन सेंटेंसेस को जो कनेक्ट करने वाला वर्ड है, अगर ये भी इंडिपेंडेंट है और ये सेंटेंस भी इंडिपेंडेंट है, जो वर्ड इनको कनेक्ट करेगा दैट इज योर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्लियर? जैसे हमने यहाँ पे इसमें आपके नोट्स में भी लिखा है कि वो वर्ड, वो फ्रेज, वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जिनकी ना एक इक्वल इंपॉर्टेंस, यानी ये इस पे डिपेंडेंट ना हो और ये इस पे डिपेंडेंट ना हो, ये दोनों अपने आप में आज़ाद हों। बट अगर इनमें एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा वर्ड है जो इनको कनेक्ट कर रहा है, तो वो हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो जाएगा। तो इसके लिए आपको एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चन, बोलेंगे 3-4 दे देंगे, बोलेंगे अबाउट, बोलेंगे बिकॉज, बोलेंगे फॉर, बोलेंगे दैट। अब मुझे बताओ इनमें से कोऑर्डिनेटिंग कौन है। तो आपको ना एक निमोनिक याद रखने की जरूरत है, एक ट्रिक याद रखने की जरूरत है। इस ट्रिक से आप जितने भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है सबको याद रख सकते हो। क्लियर? सो व्हाट इज द ट्रिक? फैन बॉयज। ओके, फैन बॉयज की ये ट्रिक याद रख लें आप। तो इस फैन बॉयज की ट्रिक में जो हमारा एफ है उससे बनेगा फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, नाइदर नॉर वाला नहीं है, नाइदर नॉर वो वाला, बी से बट, ओ से और, वही आइदर आर वाला, ओके, जो सेकंड नंबर पे होता है, वाई से येट, एस से सो। तो ये कुछ एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं
तो क्या पढ़ा हमने, कंजंक्शन क्या होता है, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ने वाला। क्लियर। अगर ये सेंटेंस एक इंडिपेंडेंट है और ये भी एक इंडिपेंडेंट है, यानी एक्चुअल में इसको कोई जरूरत नहीं है कि ये इसके साथ जुड़े, लेकिन फिर भी जो जोड़ रहा है वो है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्लियर। चलिए जी, उसके बाद अब हम एक एक को थोड़ा सा ना लाइक डिटेल में पढ़ते हैं। फॉर का यूज कहां होगा, जब आप कोई रीजन या कोई वजह वहां पे शो करोगे। बोलेंगे आई एम राइटिंग फॉर माई एग्जाम, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम, यानी मैं प्रिपेयर कर रहा हूं अपने एग्जाम के लिए। सो एक्चुअल में फॉर का मीनिंग क्या होता है, तो के लिए। ओके, मान लेते हैं मैं आपसे पूछूंगा व्हाई आर यू स्टडिंग, आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, आप बोलेंगे सर आई एम स्टडिंग फॉर जूनियर असिस्टेंट एग्जाम, फॉर जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम, फॉर जेके एसएसबी एग्जाम्स। चलिए, तो फिर एग्जाम्पल में क्या होगा, शी स्टेड एट होम फॉर शी वॉज नॉट फीलिंग वेल, किस लिए, क्योंकि वो ठीक नहीं थी तो इसलिए वो घर ही रुकी है। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है एंड। एंड का यूज कहां होगा, तो आपको पता है एंड का मीनिंग होता है एक चीज के ऊपर और चीज ऐड करना। ओके, यानी कि एक से बढ़कर, यानी और, इसको हम बोलते हैं और, सिंपल मीनिंग है। चलिए, अब जब हम एक चीज के साथ और चीजें ऐड करते हैं, बोलेंगे ही स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग, मतलब स्मार्ट तो है लेकिन साथ ही साथ में हार्ड वर्किंग भी है। और नॉर का यूज कहां होगा, जब हमारे पास दो के दो व्यूज हमारे क्या हो, दोनों के दोनों व्यूज नेगेटिव हो। ओके, हम बोलेंगे ना तो वो पढ़ाई करता है और ना ही वो कोई जॉब करता है। क्लियर। हम बोलेंगे शी डिडंट कम, वो नहीं आई, नॉर शी डिड कॉल, ना ही उसने कोई फोन किया। क्लियर। जब हमने नॉर यूज करा तो ये नॉर किस में आ जाएगा, फैन बॉयज, यानी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। इसको याद रख लो अच्छे से, फैन बॉयज, फैन बॉयज, रिवाइज करो खुद याद आ जाएगा। नेक्स्ट इज बट। बट वहां शो करेगा जहां आप कोई कॉन्ट्रास्ट शो करते हो। नाउ यू विल से सर व्हाट इज कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट आप अगर सिंपल मीनिंग समझेंगे तो आप समझ लो लाइक कोई रुकावट, कोई हिंड्रेंस। ओके ना, जैसे कि मैं कहूंगा आई वॉज गुड एट स्टडी बट आई हैवंट स्टडीड, यानी कि मैं पढ़ाई में ठीक तो था लेकिन मैंने पढ़ा नहीं। आई वॉज गुड एट स्टडी बट आई हैवंट स्टडीड। ये जो बट है ये किसी कॉन्ट्रास्ट को, यानी कुछ हिंड्रेंसेस को, कुछ रुकावटों को शो करे जा रहा है। क्लियर। जैसे इंट्रोड्यूस करेगा, सॉरी, एक कॉन्ट्रास्ट। जैसे एग्जांपल क्या है, ही वांटेड टू गो टू द पार्टी बट ही हैड टू स्टडी, उसको जाना तो था लेकिन उसको ये मसला हो गया कि उसको एग्जाम जेकेएसएसबी के पास थे तो इसलिए उसको पढ़ाई करनी थी, तो पार्टी में जाना नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट वन, और का यूज क्या होगा, जब आपको कोई अल्टरनेट ढूंढना पड़ जाए। ओके ना, जैसे मैं बोलूंगा या तो आप आइदर आप स्टडी करो और आप कोई जॉब कर लो। जब मैंने और बोला, जब मैं बोलूंगा ही इज राइटिंग स्टोरी फॉर जेकेएसएसबी एग्जाम और एसएससी एग्जाम। ओके ना, यानी या तो इसके लिए और या उसके लिए। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए, नेक्स्ट इज येट। येट का मीनिंग क्या होगा, येट का मीनिंग मैं आपको बताऊं कैसे है। अगर आप कोई चीज, आपको लगता है कि मैंने जॉब लेनी थी, ओके ना, तो आपको अब जॉब मिल चुकी है लेकिन अभी भी आप खुश नहीं हो। आर यू गेटिंग मी। मान लेते हैं आपका कोई टारगेट था, आपका टारगेट था जी मैंने एसएससी सीजीएल का प्री निकालना है, बट स्टिल यू हैव, व्हेन यू हैव क्वालिफाइड द प्री, बट स्टिल यू आर थिंकिंग दैट हाउ टू क्वालिफाई मेंस, हाउ टू स्टडी, दैट्स योर वोकैब, हाउ टू स्टडी मैथ्स। ओके, यानी अभी भी समथिंग इज पेंडिंग। तो जब हम बोलेंगे येट, यानी कुछ भी अभी पेंडिंग है, तो मतलब हम वहां पे क्या यूज करेंगे, तो येट यूज करेंगे। कैसे, देखना, ही इज रिच, ही इज रिच बट, लेकिन मसला क्या हुआ, येट ही इज अनहैप्पी, लेकिन फिर भी वो हैप्पी नहीं है, यानी पैसा, मनी कांट बाय हैप्पीनेस। क्लियर। चलिए, उसके बाद है सो का एक्चुअल मीनिंग होता है तो, ऐसे हम बोलेंगे ना सो व्हाट, तो क्या। तो सो का मीनिंग क्या होगा, जब हम कोई कॉन्सिक्वेंसेस, कोई नताइज, ओके ना, कोई आपने कोई काम करा है तो उसके जो नतीजे, उसके जो रिजल्ट हैं, जब हम बोलेंगे ये रिजल्ट हमारे पास शो होते हैं, तो हमारे पास यूज ऑफ सो होता है। कैसे, हम बोलेंगे उसने मेहनत तो करी इसीलिए वो पास हुआ। आर यू गेटिंग मी। उसने मेहनत करी तो ही वो पास हुआ। हम बोले क्या बोलेंगे, वी विल से शी स्टडीड हार्ड, उसने मेहनत करी, सो शी पास द एग्जाम, तो उसने एग्जाम पास कर लिया। यानी अगर वो मेहनत ना करती
तो वो एग्जाम शायद ना पास करती। नेक्स्ट इज, अब होता है सब ऑर्डिनेटिंग क्लास। ये थोड़े छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, ये उतने आपको डिटेल में जाने की जरूरत इनके लिए है नहीं। तो सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज सॉरी कंजंक्शंस क्या होते हैं? वो कंजंक्शन जो कनेक्ट करते हो किससे? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को, यानी एक ही क्लॉज है, एक ही सेंटेंस का इंडिपेंडेंट है, और दूसरा डिपेंडेंट हो, और साथ में ही एक डिपेंडेंट हो, यानी ऐसे। क्या इसका कोई इस तरह का कोई वजूद है? तो बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे दैट हम लोग इसके मामले में एक चीज़ और माइंड में रख सकते हैं। कैसे? वो सब ऑर्डिनेट यानी डिपेंडेंट क्लॉज को इंट्रोड्यूस करेगा किसके साथ? मेन इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ। आर यू गेटिंग मी? मान लेते हैं हमने कहा राजू एक अच्छा लड़का है, और सेकंड सेंटेंस होगा वो पढ़ाई नहीं करता। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लें, राजू एक अच्छा लड़का तो है, लेकिन अगर वो पढ़ाई नहीं करता तो अच्छा कैसे होगा? ठीक है ना? लेकिन जो ये सेंटेंस है अच्छा नहीं है, और अगर बोलेंगे राजू एक अच्छा इंसान है, यानी ये अधूरा है, ये यहाँ से क्लियर नहीं है। तो इसको क्लियर करने के लिए, इसको ऐड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज का। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर आपको ये डायग्राम समझ नहीं आई, चलिए एग्जाम्पल जैसे हो गया आफ्टर, ऑल्दो, एज, बिकॉज। अब ये सब क्या है? शी वेंट होम, क्या ये अपने आप में डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट? आप बोलेंगे सर शी वेंट होम, वो घर गई, वो घर जाए, चाहे वो जहां भी जाए, तो वो तो क्लियर सेंटेंस है शी वेंट होम। बट आफ्टर द मूवी एंडेड, लेकिन कब? जब मूवी एंड हो गई। क्या आफ्टर द, क्या द मूवी एंडेड का कोई सेंटेंस होगा अपने आप में? तो बिल्कुल नहीं है, ये एक डिपेंडेंट है। तो किस पे डिपेंडेंट है? तो आपके इस सेंटेंस पे डिपेंडेंट है ये। तो हम लोग क्या यूज करेंगे ना, हम लोग ऐसी चीज यूज करेंगे जो इन दोनों को कनेक्ट करे, दैट इज योर आफ्टर। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए उसके बाद सेकंड है आल्दो। आल्दो का आप मीनिंग समझ लें सिंपल में, हालांकि, मतलब ये हो सकता था लेकिन हालांकि, हालांकि वाला। आल्दो ही वॉज टायर्ड, हालांकि वो थक गया था। ही फिनिश द प्रोजेक्ट, उसने प्रोजेक्ट को फिर भी फिनिश करा। हालांकि इलेक्शन डे था, बट हमने क्लास जरूर ली। क्लियर? चलो, ऑल्दो इट वॉज इलेक्शन डे बट सर हैज टेकन हिज क्लास। चलिए, एज का यूज कहां होगा? जब आप दोनों चीजों को मिला रहे हो और इनको कनेक्ट कर रहे हो। बोलेंगे सर कैसे? हमने कहा शी क्राइड, ये एक अपने आप में डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट? यू विल से सर ये ना एक इंडिपेंडेंट है, बिकॉज ये अपने आप में क्लियर है, ये किसी और पे दारोमदार नहीं रखता, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट है। जब मैंने बोला शी हियर्ड द न्यूज, जबकि उसने न्यूज सुनी। अब आप मुझे बताएं क्या यहाँ पे मैं क्लियर हूं? शी हियर्ड द न्यूज। आप पूछेंगे सर किसने न्यूज सुनी? कंफ्यूज हो जाओगे। तो जैसे ही मैंने वर्ड यूज करा एज, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे ही उसने वो न्यूज सुनी, वो रोना शुरू कर दिया, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। क्लियर? उसके बाद हमारे पास आता है बिकॉज। तो बिकॉज का तो आपको पता है कि बिकॉज तब शो करेगा जब क्या होगा कि कोई रीजन बताएगा। यहां पे हमने कहा ही डिडंट गो टू वर्क, वो काम पे नहीं गया बिकॉज ही वॉज सिक। तो वजह क्या है? कि वो बीमार है। मुझे बताओ, जब हमने बोला बिकॉज ही वॉज सिक, क्या ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? आप बोलेंगे सर इंडिपेंडेंट तो नहीं है, मतलब ही लगा है तो हम कंफ्यूज हैं कि यही कौन है। तो यहाँ पे ही एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ और यहाँ पे एज अ प्रनोन यूज हुआ। लेकिन आप बोलेंगे सर ये कौन से नोन को दर्शाता है? तो हम कंफ्यूज हैं, तो इसलिए हम बोलेंगे सर ये एक डिपेंडेंट सेंटेंस है। जब मैंने पूछा किस पे डिपेंडेंट है, आपने कहना सर ही डिडंट गो टू वर्क पे डिपेंडेंट। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पे किससे कनेक्ट करा? बिकॉज लगाया, तो इसकी डिपेंडेंसी खत्म और हमारे पास सेंटेंस की क्लैरिटी आ चुकी। क्लियर? नेक्स्ट वन है बिफोर। बिफोर होगा पहले। अब एग्जाम्पल में कैसे यूज करेंगे तो हमें पता है, हम एग्जाम्पल में यूज करेंगे आई विल कॉल यू बिफोर आई लीव। जब मैं निकला या जब मैं निकली, मैं आपको फोन कर दूंगा। तो आई लीव ये भी अपने आप में डिपेंडेंट है, आई विल कॉल यू इंडिपेंडेंट है। तो जब इनको मिला रहा है तो बिफोर मिला रहा है। उसके बाद है इफ को मैंने बोल्ड नहीं करा तो आप माइंड में रख लेना। इफ क्या होता है? इफ, ये इफ पे ना लाइक इफ क्लास के पे 8th 9th में आपको ग्रामर अच्छे से कवर करानी होती है आपके इंस्टीट्यूट्स में। क्लियर? लेकिन यहाँ पे अगर आपने नहीं करा है क्लियर, तो मैं आपको ऐसी बेसिक एग्जांपल दूंगा कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी। चलिए कैसे? मैंने कहा इफ यू स्टडी हार्ड, अगर तुम स्टडी करते हो यू विल पास द एग्जाम। मतलब एक कंडीशन हो चुकी है यार, अगर आप स्टडी नहीं करोगे तो मतलब आप एग्जाम में नहीं पास होगे। इफ यू स्टडी हार्ड
यू विल पास द एग्जाम। यानी अगर आप स्टडी हार्ड करते हो तो ही आप एग्जाम को पास करोगे। अगर वाली बात, अगर मगर वाली बात आ गई। क्लियर। नेक्स्ट है सिंस। मैंने आपको बताया था हम श्योर नहीं हैं कि कब से उसने वो जगह छोड़ दी है, तो हम सिंस का यूज करेंगे, लेकिन कब से, अब तक। शी हैजंट कॉल्ड मी सिंस शी लेफ्ट द सिटी। जब उसने सिटी को छोड़ा तो उसने मुझे कॉल तक नहीं करी। मसला कॉल तक नहीं करी का नहीं है, मसला यह है कि सिंस का यूज कहां हुआ, तो सिंस का यूज हुआ शी लेफ्ट द स्टडी। जब हम क्या करेंगे, एक लंबे समय की बात को जोड़ेंगे, शी लेफ्ट द स्टडी, तो किसने जोड़ा, हमारे सिंस ने जोड़ा। क्लियर। चलिए जी, नेक्स्ट इज दो। अब दो का मीनिंग क्या है, दो का मीनिंग है ऐसी कंडीशन जहां पे आपसे वो समय, वो काम थोड़ा सा ना लाइक हार्ड हो, आप उस काम को ना कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप उसमें ट्राई करते हो, फिर भी आप क्या कर रहे हो, तो फिर भी आप कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम लोग क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे दो इट वाज रेनिंग दे वेंट आउट। हालांकि बारिश हो रही थी, चूंकि बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी वो लोग निकल गए, दे वेंट आउट, बाहर निकल गए। उसके बाद है अनलेस। अनलेस को भी हम ब्रेक करेंगे। अन का मीनिंग होता है कोई नेगेटिव टाइप की चीज। लेस का मीनिंग होता है जब तक वो नेगेटिव चीज जो है वो कम ना हो जाए। आर यू गेटिंग मी। मान लेते हैं मैंने कहा, मैंने ना किसी पे लाइक कोई ए है, ए ने किसी बी पे कोई ब्लेम लगाया, कहा मुझे लगता है कि तुमको एग्जाम नहीं पास कर सकते। बी ने कहा अनलेस आई पास दिस एग्जाम आई विल नेवर टॉक टू यू। आर यू गेटिंग मी। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के लिहाज से। यहां पे इन्होंने क्या बोला है, तो यहां पे इन्होंने बोला है अनलेस यू वॉन्ट सक्सीड, एक मिनट, यू वॉन्ट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। आप कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप स्टडी नहीं करोगे, अनलेस यू वर्क हार्ड। क्लियर। वेन तो आपको पता है सर, वेन शो करेगा टाइम को, एडवर्ब ऑफ टाइम में हमने इसको अच्छे से पढ़ा है विस्तार, दोबारा नहीं पढ़ेंगे। वाइल का यूज कहां होगा, वाइल का होगा जब आप कोई काम कर रहे हो। शी वॉज रीडिंग वाइल ही वॉज कुकिंग, यानी उस टाइम, ड्यूरिंग पढ़ो या ड्यूरिंग पढ़ो, वो आप तक है। ओके, एग्जाम पास करने के लिए प्रोनाउंसिएशन का कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट इज कोरिलेटिव। नाउ यू विल से सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरिलेटिव। कोरिलेटिव का मीनिंग हो गया, पहले हम पता करते हैं को का मीनिंग क्या होता है, उसके बाद पता करेंगे रिलेटिव का मीनिंग क्या होता है। को का मीनिंग होता है एक आप ना लाइक इसको कंपनी, जैसे कहते हैं ना फलां उसको कंपनी, ऐसे फ्रेंड्स होते हैं एक दूसरे को कंपनी दे रहे होते हैं, वो या कंपनी में आ जाएगा। लेकिन यहां पे हम लोग क्या देखेंगे कि जब जो ना लाइक पूरे पेयर में हो और उनकी एक इक्विलेंसी हो, वो दोनों आपस में बराबर हों, लेकिन फिर भी उनको कोई चीज जोड़ रही हो। यानी कैसे, एक और एग्जांपल से देखते हैं। दे आर ऑलवेज यूज्ड टुगेदर टू बैलेंस द सेंटेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, यानी जब भी आप सेंटेंस देखेंगे ये दोनों आपस में दूसरे को बैलेंस करके रखेंगे। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। देखना इधर, हमने एग्जांपल ली थी आइदर और, यानी आइदर के साथ कभी नार नहीं लगेगा और नाइदर के साथ कभी और नहीं लगेगा। वो ऐसे आपस में फ्रेंड्स समझ लो आप इनको, यानी आपस में कोरिलेटिव समझ लो। तो ये ना लाइक एक दूसरे को, 1 मिनट, एक दूसरे को कंपनी दे रहे हैं, यानी आइदर के बिना आर कुछ नहीं और आर के बिना आइदर कुछ नहीं। क्लियर। चलिए हमने कहा यू कैन आइदर स्टे हियर और गो होम, या तो आप यहां पे रुक सकते हो या घर जा सकते हो। आइदर और का मीनिंग क्या होता है, तो या तो और या, नाइदर ना और, इसका मीनिंग क्या होगा, या तो नहीं और या नहीं। कैसे, नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर अटेंडेड द मीटिंग, ना उसने और ना ही उसके भाई ने मीटिंग को अटेंड करा, यानी मीटिंग दोनों ने नहीं अटेंड करी, लेकिन फिर भी नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर। उसके बाद बोथ और एंड, बोथ एंड का मीनिंग क्या हो गया, हम बोलेंगे बोथ टीचर, वेदर आपके ए सर वेदर आपके बी सर, दोनों आज क्लास में नहीं आए। हम बोलेंगे बोथ द मैनेजर एंड द असिस्टेंट वर प्रेजेंट, यानी एंड बोथ के बिना यहां पे अप्रोप्रिएट तो है, लेकिन बोथ एंड के बिना अप्रोप्रिएट नहीं है, आप ये कह सकते हो। चलिए उसके बाद नॉट ओनली बट आल्सो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ये आपको एग्जाम में आने वाली चीजें हैं और आ चुकी हैं ये एरर डिटेक्शन में। नॉट ओनली, सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी, आल्सो मतलब होता है यानी कि ये भी। क्लियर। कैसे,
हमने कहा शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। क्या ऑल्सो हार्ड वर्किंग अपने आप में डिपेंडेंट है? तो बोलेंगे सर ये डिपेंडेंट है, लेकिन किस पे? इस पे। तो इसने जोड़ा, किसने जोड़ा? भट्ट ने जोड़ा। ओके, तो लेकिन इसका जो कंसेप्ट है और इसका जो कंसेप्ट है ये दोनों आपस में एक ही है। तो ऐसे सेंटेंस जिनका कंसेप्ट आपस में कोरिलेटेड हो, कंसेप्ट आपस में सेम हो और जो इनको फिर भी जोड़ता हो वो आपका हो जाएगा कोरिलेटिव कंजंक्शन। क्लियर? चलिए और एग्जांपल से देखते हैं। वेदर, वेदर के साथ भी आर लगेगा। कैसे? वी नीड टू डिसाइड वेदर टू गो बाय ट्रेन और बाय कार। ओके, अब आपको प्रीपोजिशन वाला बाय भी पता चल गया होगा जब किसी की हेल्प से जाएं। चलिए, लेकिन यहां पे वो सवाल नहीं, यहां पे मसला कुछ और है। मसला क्या है? वी नीड टू डिसाइड वेदर, चाहे हम ट्रेन से जाएं या चाहे तो बस से जाएं। तो आर यहां पे कहां लगा? वेदर के साथ लगा। तो मतलब वेदर और आर आपस में फ्रेंड्स समझ लो आप। सच दैट, जैसे कि इट वॉज सच अ हॉट डे, ये तो बहुत हॉट डे था, दैट एवरीवन स्टेड इंडोर्स, सारे क्या हुए कि सारे इंडोर्स में ही स्टे करा लोगों ने। क्लियर? चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। अब कॉमन एरर्स हैं लेकिन वो इन्वॉल्व कर रहे हैं किसको? तो आपके कंजंक्शन को। बोलेंगे सर कैसे? जो आपके एग्जाम में आएंगे तो आपने उनको ठीक करके एग्जाम में कैसे लिखना है देखना। वहां पे कोरिलेटिव कंजंक्शन का यूज इनकरेक्ट होगा। हमने कहा शी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट शी इज इंटेलिजेंट। लेकिन मुझे बताएं क्या इसमें एरर है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल एरर है। क्या एरर है? आप बोलेंगे सर इसमें ना परंतु 2 बार यूज हुआ है, लेकिन हमने 2 बार यूज नहीं करना है। बोलेंगे सर क्या हुआ 2 बार यूज कर दिया? तो इसका ना ये अपने आप पे फिर एक इंडिपेंडेंट हो जाएगा। सॉरी, तो हमने तो आपको पता है अभी कोरिलेटिव में पीछे पढ़ के आए, गो होम, अटेंडेड द मीटिंग। ये चीजें इंडिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, डिपेंडेंट होनी चाहिए। और किस पे डिपेंडेंट होनी चाहिए? इनका कंसेप्ट जो है वो इस पे डिपेंडेंट होना चाहिए। ओके, तो यहां पे एग्जाम में कैसे आपने अटेम्प्ट करना है? शी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल, 1 मिनट, शी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। क्लियर? अब कहीं कहीं आपको सब ऑर्डिनेटिंग में और कोऑर्डिनेटिंग में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। कैसे? चलिए देखते हैं। आपको एग्जाम में इनकरेक्ट आएगा, बोलेंगे ही डिडंट कम एंड ही वाज सिक। आप बोलेंगे सर और वो बीमार था, ये तो गलत बात है, वो क्यों नहीं आया? यहाँ पे आप रीजन बताओगे। बोलेंगे सर यहाँ पे ना हम लोग बिकॉज लगाएंगे। कोई पूछे क्यों, तो आपने कहना है क्योंकि यहाँ पे ये रीजन बता रहा है कि वो बीमार था, और वो बीमार नहीं था, ये बीमार था। बोलेंगे एंड का यूज किसके साथ होगा? तो अभी तो आपने पढ़ के आए, बोथ का साथ होगा। चलिए उसके बाद इनकरेक्ट पेयर होंगे कोरिलेटिव के, तो आपको वहां पे भी एरर आ जाएगी। मुझे बताएं आइदर के साथ और, आप बोले सर ये तो अच्छी बात है, फिर गलत कहां है? हमने कहा आइदर यू कैन कम और स्टे हियर, लेकिन यहां पे जो यू है ये तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज ये 2 बार प्रोनाउन नहीं होगा और यहां पे आपको कोरिलेटिव में जो सेंटेंस है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होना आपके लिए अवश्य है, आपके लिए जरूरी है। क्लियर? चलिए अब हमारे पास कुछ एक एग्जाम्पल हैं आपके कोरिलेटिव की और कुछ एक एग्जाम्पल हैं आपके कोऑर्डिनेटिंग की। ओके, आप लोग इनको अच्छे से एक आध बार पढ़ोगे तो ये चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। बोथ के साथ एंड का यूज होगा, आइदर के साथ और का, जस्ट एज के साथ सो का, नाइदर के साथ नॉर का, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का, और वेदर के साथ और का। नो सूनर देन, हमने ये पीछे नो सूनर देन नहीं पढ़ा, हम इसको थोड़ा सा ना इसको पढ़ लेते हैं। I would no sooner lie to you than strangle a puppy. What is the meaning of this? कि जब भी हमने no sooner लगाया, हमने उसके कॉन्टेक्स्ट में आगे वाले सेंटेंस के साथ हमने क्या लगाना? तो हमने वहां पे then लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि इसका जो सेंस है वो और के साथ नहीं बनेगा। इसका जो नो सूनर का जो सेंस है वो आपके व्हाट इज इट कॉल्ड THEN वाले then के साथ नहीं बनेगा। आपका जो नो सूनर वाला कंसेप्ट है ये नॉर के साथ नहीं बनेगा, तो किसके साथ बनेगा? तो स्टूडेंट्स ये आपका THAN वाले then के साथ ही बनेगा। क्लियर? चलिए उसके बाद हॉर्डली और व्हेन। हॉर्डली का कंसेप्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो हॉर्डली का 1 मिनट हम देख लेते हैं।
हार्डली का यहाँ पे आ जाएगा, हार्डली का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से। आई हैड हार्डली सेट डाउन फॉर डिनर व्हेन द फोन रिंग, लेकिन क्या हुआ कि फोन बज गया। तो किस टाइम बैठा, जब मैं डिनर के लिए बैठा तो फोन बज गया। आर गेटिंग में, तो यहाँ पे व्हेन यूज करेंगे, कहाँ पे, क्योंकि कोई कंडीशन दर्शा रहा है। उसके बाद इफ को हमने पढ़ लिया, रादर को भी हमने पढ़ लिया, अगर नहीं पढ़े तो एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। रादर होता है वहां पे जहां कोई चीज हो रही हो। एक मिनट में आपको ब्लैंक पेज पे दिखाता हूं। यहां पे मान लेते हैं कोई काम आपसे इजीली आप कर रहे हो, लेकिन फिर भी रादर होता है इसके अलावा ये काम आप कर सकते हो। जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो जेकेपी कांस्टेबल की, इसके साथ साथ आप जूनियर असिस्टेंट की भी प्रिपरेशन कर रहे हो। मैं बोलूंगा रादर प्रिपेयरिंग फॉर जूनियर असिस्टेंट यू शुड गो टू prepare for constable because there are plenty of posts, there are many posts in this exam. Okay, चलिए आफ्टर दैट उसके बाद और क्या चीज हम पढ़ सकते हैं, तो हम पढ़ सकते हैं ना लाइक जो आपके एग्जाम में आने वाली हैं फैन बॉयज, ये आपको अच्छे से याद रखनी है, यानी फॉर एंड नॉर बट और येट सो। चलिए जी, उसके बाद कुछ एक सब ऑर्डिनेटेड क्लॉजेज हैं और आपने इनके एग्जाम्पल देखने हैं कि ये कनेक्ट कैसे होता है। दैट का यूज कहाँ होगा, आई हैव ईटन एट दैट रेस्टोरेंट बिफोर, जहाँ पे हम कोई डिमॉन्स्ट्रेशन है, आपको पता है डिमॉन्स्ट्रेशन क्या होता है, तो प्रोनाउन में मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था। उसके बाद अनलेस, जब तक हम कोई काम ना कर लें, अनटिल, अनटिल वो हो गया कि जब आपने कोई टारगेट ले लिया उस टारगेट को पूरा करने तक, वी शुड वेट आउटसाइड अनटिल ही कम्स, सॉरी अनटिल ही कैरीज कम्स, आई थिंक ये थोड़ा एरर है इसमें स्लाइड में। बिफोर में क्या होगा, तो बिफोर मैंने आपको अभी बताया कि ये कोई ना लाइक टाइम पीरियड से पहले की बात है। आई फीड माई डॉग बिफोर आई ईट माई डिनर, मैं क्या करता हूं कि पहले अपने डॉग को खाना खिलाता हूं उससे पहले कि मैं खा लूं, मैं अपने खाने से पहले डॉग को खाना खिलाता हूं। चलिए, तो इफ का यूज कहां होगा, जहां कोई कंडीशन हो। वुड यू माइंड इफ आई ओपन द विंडो, अगर मैं विंडो ओपन कर दूं क्या आपको कोई इश्यू तो नहीं है, कोई एतराज तो नहीं है। तो इफ का मीनिंग क्या होगा, अगर। चलिए, उसके बाद इंटरजेक्शन, ये आपके एक्चुअली डायरेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं आते, बल्कि इस पे ना लाइक मेनी डिबेट्स आर देयर, पीपल लाइक यूज टू डिबेट दैट इज इंटरजेक्शन अ पार्ट ऑफ स्पीच और नॉट। ओके, लेकिन हमारे जेकेएसएसबी के एग्जाम के लिहाज से, बिकॉज यू डोंट हैव टू स्टडी फॉर that's your preparation for any bachelor or any master's degree, you have just to study all the things which are important for your exam. So for preparing a competitive examination you must assure that don't leave don't leave just a single topic, क्या पता कल क्वेश्चन इसी में से आ जाए, and you might have been preparing for verb, pronoun, और कल खुदा ना हंसता क्वेश्चन यहीं से आ जाए, what you will do at there. Clear? इसी सोच पे, इसी बिना पे मैंने इसको अच्छे से यहाँ पे विस्तार में करा है। जितनी इसकी इंपॉर्टेंस है एग्जाम में उतना मैंने इसको यहाँ पे आपको पढ़ा दिया है। देखना, इंटरजेक्शन क्या होता है, ऐसा वर्ड या ऐसा फ्रेज जो ना लाइक इमोशन को शो करे या सडन फीलिंग या एक्सक्लेमेशन को शो करे। ओके, देखना, अब दे कैन स्टैंड अलोन और बी अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, और कॉमन इंटरजेक्शन कौन है, वाओ, आउच, हे, ऑप्स, लॉस, ये क्या है, ये कॉमन कुछ एक इंटरजेक्शंस। कैसे, जैसे कोई सरप्राइज होता है तो वाओ, ओ, व्हाट, ऐसे। जब कोई खुशी में होता है तो यह, हरे। जब डिसअपॉइंट होता है तो कहता है ओ नो, लॉस। एंगर होता है हे, स्टॉप, लीव इट, गो टू हेल, 1 मिनट। ये जो चीजें हैं ना, ये ना सडन फीलिंग शो करती हैं, सडन इमोशन शो करती हैं, तो हमारे पास ये इंटरजेक्शन आ जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट वन स्लाइड है आपके PYQ, जो आपके वेरियस एग्जाम्स फॉर JKSSB में आए हुए हैं, और इन एग्जाम्स के लेवल के हिसाब से, चूंकि हमने ये कोर्स स्टार्ट करा ही इस तरीके से है कि हम ना लाइक आपको जीरो से पिकअप करें। नो स्टूडेंट विल बी कंफ्यूज कि सर जीरो से मतलब जीरो तक नहीं, जीरो से एडवांस लेवल तक की इंग्लिश हम आपको कवर करवा दें। क्लियर? तो आई होप इन क्वेश्चंस को देखते ही आपको आंसर जो है वो आपके कमेंट बॉक्स में आने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये सिर्फ और सिर्फ इंटरजेक्शन से है, और ये दोनों जो है वो कंजंक्शन से हैं। क्लियर? तो इसके बाद ये हमारे कोर्सेज ऑलरेडी हमारी ऐप पे चल रहे हैं,
अगर आप लोगों ने ये कोर्सेज नहीं परचेज करे और आप लोग जिस तरह का मैंने यहाँ पे एक कॉम्प्रीहेंसिव वे में ब्रॉड कंसेप्ट को, यानी इतने बड़े कंसेप्ट को ब्रेक करके बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में और आपको ना लाइक अंडरस्टैंडिंग वाली लैंग्वेज में समझाया है, तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी आपके एग्जाम के लिए एक अच्छी चीज़ होगी। तो इसी तरह के अगर आप सेम कोर्स सेम परचेज के मुझसे भी अच्छे टीचर से पढ़ना चाहते हैं तो भी हमारे कोर्सेज पे आपको बाकी के सब्जेक्ट्स अच्छे से मिल जाएंगे। क्लियर?